गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेलेक्ट कमेटी विद्यार्थियों, हमारे यहाँ संसद में अनेक समितियाँ उसके विभिन्न कार्यकलापों को संपन्न करती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कमेटी है सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये किस प्रकार के कार्य करती है, कमेटी क्यों गठित की जाती है। ये तो स्पष्ट ही है कि संसद का काम बहुत अधिक होता है, तो विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनुभवी सांसदों की भिन्न भिन्न समितियां गठित की जाती है, जो विभिन्न विषयों पर चर्चा करती है, मंत्रणा करती है, विशेषज्ञों से राय लेकर के एक रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करती है। सेलेक्ट कमेटी भारतीय संसद में अनेक प्रकार के कार्य संसदीय समितियों द्वारा किए जाते हैं। समिति का तात्पर्य यह है कि चुने हुए नियुक्त सांसद एक विशेष कार्य को करे और इसकी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाए। समिति के भिन्न सदस्य होते हैं, भिन्न उसके अधिकार होते हैं, भिन्न उसके क्रियाकलाप होते हैं, उसका कार्यालय होता है और लोकसभा सचिवालय में इनका एक निश्चित स्थान भी होता है, जहां बैठ करके माननीय संसद उस समिति का कार्य संचालित करते हैं। सेलेक्ट कमेटी यद्यपि संसद द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति और सरकारी आश्वासन समिति इत्यादि समितियों को स्थायी समिति कहा जाता है। इन सभी का कार्य निर्धारित होता है। संसद में कुल 24 समितियां होती है और इनका कार्य विभागों के आधार पर बटा हुआ होता है। इसमें से लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी के जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं, उसमें प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या अलग अलग निर्धारित की जाती है। राज्यसभा की नियम संख्या 125 के अनुसार किसी भी सदस्य के द्वारा बिल को स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी मान्य सदस्य को यह लगे कि इस पर और अधिक विचार करना चाहिए, उस पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, बनाया जाने वाला नियम उसके विचारों के अनुरूप होना चाहिए, तो वह ऐसा प्रस्ताव ला सकता है। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस बिल को संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। वर्तमान समय में संसद के पास कई विभिन्न और जटिल प्रकार के कार्य होते हैं। इनकी मात्रा अत्यधिक होती है। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए संसद के पास बहुत ही सीमित समय होता है। इससे वह सभी विधायी तथा अन्य मसलों पर गहराई के साथ विचार नहीं कर पाती। इसलिए ऐसे मामलों को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है और इस स्थायी समिति के द्वारा विषय पर गहराई से विचार विमर्श किया जाता है। बनने वाले कानून या विषय की व्यापक चर्चा होती है। उसके प्रभाव दुष्प्रभाव को समझा जाता है। विभिन्न विधिक विशेषज्ञों के द्वारा इस पर राय ली जाती है और अंततः लोकतंत्र की अनुरूप हमारे विधान के भावनाओं
भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे समिति सिफारिश करती है जो जन कल्याण पर आधारित हो, विषय को प्रासंगिक बनाती हो और लोक भावना से ओतप्रोत हो। जब संसदीय समितियां राज्यसभा से कोई विषय प्राप्त करती है, विषय प्राप्त का तात्पर्य यह है कि 125 नियम के तहत कोई सदस्य यानी सांसद ये मांग करता है कि प्रस्ताव या विषय को स्थायी समिति के पास भेजा जाए, तो वह प्रस्ताव जो सदन द्वारा पास होता है, यानी वह प्रस्ताव जो सदन द्वारा भेजे गए विधेयकों पर समितियों के द्वारा गंभीरता से विचार किया जाता है, यानी उस प्रस्ताव पर जो सदन के द्वारा समिति को प्राप्त होता है। यह समितियां अपने सुझाव दे सकती है, इनके द्वारा विधेयक से संबंधित संगठनों और विशेषज्ञों की राय ली जाती है और इस राय को अपनी रिपोर्ट में वह समाहित कर सकती है और कुछ सुझाव भी उसमें जोड़ सकती है, कुछ संशोधन की बात भी वह कह सकती है। संसदीय समिति यानी जो सिलेक्ट समिति है, उसके प्रत्येक सदस्य की भावनाओं का भान किया जाता है, ज्ञान रखा जाता है, उसको उस प्रस्ताव में शामिल किया जाता है। जो प्रस्ताव वापस सभा को लौटाया जा रहा है, उसमें उस माननीय सदस्य की राय को स्पष्ट रूप से या असहमति को स्पष्ट रूप से अगर वह दर्ज कराता है तो उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। जो अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सदस्य की, जो समिति का सदस्य, उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थायी समितियों की संख्या जैसा कि मैंने पूर्व बताया 24 होती है। इनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, इनमें से 21 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी कुल 31 में से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। बहुत सारी समितियां होती है, वाणिज्य संबंधी समिति, गृह कार्य संबंधी समिति, मानव संसाधन और विकास कार्य से संबंधित समिति। इसके अतिरिक्त उद्योग व्यापार यानी उद्योग से संबंधित समिति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति, एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित कृषि संबंधी समिति, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग होता है तो उससे संबंधित एक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति भी होती है। रक्षा मामलों के लिए रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेशी मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति और खाद्य नागरिक पूर्ति या नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, शहरी विकास के लिए शहरी विकास संबंधी समिति,
जल से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए जन संसाधन संबंधी समिति, रसायन और उर्वरक संबंधी समिति, रूरल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास संबंध समिति, माइनिंग से संबंधित यानी कोयला और इस्पात संबंधी समिति, और लोगों के बैकवर्ड क्लास के लिए या डाउन टोडन कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति। सिलेक्ट समिति, स्थायी समिति और स्टैंडिंग कमेटी में अंतर क्या है? तदर्थ समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और इनका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि वह अपना पूरा कार्य ना कर ले, यानी स्टैंडिंग कमेटी। स्थायी समिति को दिए गए कार्य के बाद भी इनका अस्तित्व बना रहता है। सिलेक्ट कमेटी का मतलब होता है स्थायी समितियां। लोकतंत्र निर्वाचित संस्थाओं के संचालन से विधि का निर्माण होता है और ये समितियां अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों करती है। यह समितियां अनेक प्रकार के भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र ये शासन व्यवस्था को भारत में पुष्ट करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हर समय प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित लोकसभा के बहुमत का समर्थन अपेक्षित रहता है। इसके द्वारा इन समितियों के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जाने वाले प्रस्तावों और अन्य अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं और प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न सरकारी कार्यों की समीक्षा की जाती है, जिससे सही विधेयक पास होकर के संसद के पास पहुँचे।